Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the discovery of electrons. ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था. नाउ जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशो. अपन किस तरह से चार्ज टू मास रेशो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए. तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज को अपन क्या लिखते हैं, ई से, चार्ज टू मास रेशो. इलेक्ट्रॉन के मास को अपन क्या मानेंगे यहाँ पर, me. इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट तो इसको किसने बताया था, तो इसके बारे में जे थॉमसन ने बताया था. अक्सर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, फैराडे ने किया था. और चार्ज टू मास रेशो जो बताया था वो जे थॉमसन ने बताया. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके क्या हो गया, इट इज गिवन बाई जे थॉमसन इन 1897 में जे थॉमसन ने बताया. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया. इसको हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंट नेम क्या था, एक्सपेरिमेंट नेम CRT. शॉर्ट में अपन इसको क्या CRT लिखते हैं. और वैसे ये क्या हो गया, कैथोड रे ट्यूब. क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या थी, कैथोड से रेज जा रही थी, उनसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा. उसी बेसिस पे हम क्या है यहाँ पर रेशो निकालेंगे, चार्ज टू मास रेशो. अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक एक इसके पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका, देखिए. आपको ध्यान हो, पहले जो टीवी, आजकल तो LED टीवी आते हैं, पहले टीवी आते थे वो जिसमें पीछे एक गुम्बद सा निकला रहता था, वो क्या कहलाता था, CRT टेलीविज़न कहलाते थे वो. तो इसी तरह से उसकी कुछ शेप होती थी. ये तो हमने पढ़ाई है, पार्शियली इवैक्यूएटेड. ये क्या है, वैक्यूम पंप. ये क्या आपका, वैक्यूम पंप. और ये हमने पढ़ाई था, ये आपका क्या था, कैथोड. और हमने परफोरेटेड क्या लिया था, जिसमें एक छिद्र है, एनोड. और आपने इस पर ये बैटरी लगाई थी. ठीक है. तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. अब एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट किया. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट समझने हैं. हमने देखा था कि एक तो इसमें क्या था, मैं रेड से बना देता हूँ जिससे अपने को थोड़ा सा क्लियर रहेगा. आपने एक तो इसमें पढ़ा था एक तो थी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने इफेक्ट्स पढ़े थे जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। इधर ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी ये रेज निकलती है, मान लीजिए अपन एक रेज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इधर आपको ध्यान होगा, यहाँ पर क्या था, फॉस्फोरेसेंट फ्लोरेसेंट मटेरियल का लेयर थी। किसकी लेयर थी, जिंक सल्फाइड। ये हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में पढ़ा था। जिंक सल्फाइड क्या होता है, चमकता है जब इस पर रेज पड़ती हैं। और ये टेलीविज़न का कंसेप्ट होता था, जब रेज पड़ती हैं तो जो उसकी स्क्रीन होती है ना टेलीविज़न की, तो उस पर क्या जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुआ करती थी, और उस पर जैसे ही रेज पड़ती है फिर वो क्या होता है, चमकता है, और वो हमें पिक्चर फॉर्म में दिखता है। तो ये आपके क्या है, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल कहलाता है। ये मैंने उसमें भी आपको बताया, फॉस्फोरेसेंट, और इसी को हम क्या, फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। दोनों ही चीज़ें इसके लिए यूज होते हैं, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट। अब देखिए, अगर मान लीजिए इफ देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम देखते हैं ये जो रेज है आपके, इसका जो स्पॉट है वो किस पे बन रहा है, मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है। क्या है, पॉइंट ए। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देयर इज ए स्पॉट इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट ए। तो हमने यहाँ का पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए ये उतार लिया आपने पॉइंट। देखिए क्या लिखेंगे, ये तो आपको मालूम ही, पहले से हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज करते हैं, लो प्रेशर लेते हैं, ये सब हमने उसमें पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। हाई वोल्टेज अपन इससे पास करते हैं, हाई वोल्टेज। यहाँ पर तो हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं रेज पर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, रेज स्ट्राइक्स ऑन द पॉइंट ओ एट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो इसमें हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज। अब हम इनको रेज क्या बोलेंगे, कैथोड रेज बोलें, क्यों, हमने पता कर लिया क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल से बने हुए हैं, कैथोड से निकल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनके फील्ड कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट एट द पॉइंट ए, ऐसे कर लीजिए, एट पॉइंट ए ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कहाँ करता है स्ट्राइक, ए पॉइंट पे करता है। अब देखिए, जब हम इस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड होंगे। क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड होंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किधर जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में किधर जाते हैं, साउथ की ओर जाते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि किस तरह से। एक चीज़ और एडिशनल यहाँ पे समझें पहले कि इनका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ द रेज। तो आपने देखा होगा
अपन बात करें 3 डायमेंशनल है, एक एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक वाई और एक जेड है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं, एंड आल्सो द प्रोपेगेशन ऑफ द रेज। यानी हम 3 चीज़ ले रहे हैं यहाँ पर, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल दीज थिंग्स आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट पॉइंट में इसके बाद में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields are perpendicular to each other, and also the propagation of cathode rays, समझ में आया। यानी यहाँ पर जो अपन ये फील्ड अप्लाई की है ये इसके एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं दोनों फील्ड, और जो रेज है उसके भी परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने बताया इस तरह से इनकी डायरेक्शन रहेगी। क्लियर, ये इसको लिखिए, फिर हम और आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। मिटा दें, देखिए अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव साइड में जाएंगी, यानी जो आपकी रेज है वो किधर चलेगी, मान लीजिए आपके पॉइंट बी पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये मान लीजिए जाके अपने पॉइंट सी पर स्ट्राइक करती है। तो हम इसको लिखेंगे और इनका रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ए पे तो हमने देखा कब हो रहा है, जब आपके कोई भी इस पर फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे, जब तो सीधा हो रहा है, सीधा स्ट्राइक कर रहा है एक पर। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपन चेंज करेंगे, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्टेड। और डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेज strikes at point V and in presence of magnetic field strikes at the point किस पे कर रहे हैं, सी पर, एट द पॉइंट सी, ठीक है, समझ में आया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करेगा, बी पे स्ट्राइक करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में सी पे स्ट्राइक करेगा। अब बात करते हैं हम कि डिफ्लेक्शन कितना होगा। ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्टेड हुई रही, लेकिन ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है और ये डिफ्लेक्शन कितना होता है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में इसकी बात करेंगे, इसको आप नोट करें।
ये नीचे वाला मिटा रहे हैं और ये इधर वाला मिटा रहा हूँ मैं। अब देखिए मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द रेज। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल, जितना चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। आपने देखा होगा अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन अगर पार्टिकल का मास कम है तो क्या होगा? वो ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होगा और वो इधर उधर ज़्यादा जाएगा। तो जो अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ रेज, डिफ्लेक्शन ऑफ रेज directly proportional to the magnitude of charge, यानी जो रेज हैं उनके पार्टिकल्स पर चार्ज कितना है उसके मैग्नीट्यूड से, उसके अमाउंट से, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड inversely proportional to the mass of particle, यानी जो पार्टिकल का मास है उसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर पार्टिकल छोटा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इन्वर्सली हो गया। और चार्ज की क्या है? डायरेक्टली है, अगर चार्ज ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, यानी ये डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो क्या है? अब हम उसने क्या किया जे थॉमसन ने कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी उन्होंने उसको किस तरह से, इस तरह से एडजस्ट किया जिससे कि जो डिफ्लेक्शन इफेक्ट है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी हमें जो रेज थी वो किस पर स्ट्राइक करें? पॉइंट ए पर। तो नाउ साइंटिस्ट जे थॉमसन एडजस्ट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे दैट द डिफ्लेक्शन इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड एंड द रेज स्ट्राइक्स ऑन द ए। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट की ना, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या निकाला? चार्ज टू मास रेशो निकाला कि अगर चार्ज ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो मैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा। मास कम है तो भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा फील्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो उसके क्या होगा? जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं ना वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके चार्ज टू मास रेशो के। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इसी के बेसिस पे लिखेंगे। क्या होगा? नाउ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field adjusted by the scientist कौन है? जे थॉमसन। साइंटिस्ट in such a way so that the deflection effect was neutralized
न्यूट्रलाइज, जो डिफ्लेक्शन इफेक्ट था क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। एंड रेज स्ट्राइक्स एट द पॉइंट ए। किस तरह से एडजस्ट किया, जिससे कि जो रेज हैं वो किस पर स्ट्राइक करें, पॉइंट ए पर स्ट्राइक करें। और जितना एडजस्टमेंट किया गया उसी के बेसिस पे क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए लिखेंगे, ये समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field, on the basis of adjustment in electric and magnetic field, scientists determine the charge to mass ratio। क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशो निकाला। और ये क्या आपके फिक्स था, इसका अपन डिटेल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका कितना निकाला ये चार्ज टू मास रेशो, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये चार्ज टू मास रेशो कितना था, वैसे तो ये 1.75, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ये जो चार्ज टू मास रेशो था E/m, चार्ज टू मास रेशो 1.758820 इंटू 10⁸ चार्ज की यूनिट तो क्या है, कूलाम, और मास की ग्राम में हम यहाँ पर लिया है क्योंकि ये भी उसी में है। यूनिट इसकी क्या हुई, कूलाम पर ग्राम, इस यूनिट में इन्होंने निकाला कूलाम पर ग्राम। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो जे थॉमसन ने निकाला वो कितना था, 1.758820 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये मैंने आपको बताया है पहले। हम इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पर ये 8 है, 5 से ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम हम इसकी यूनिट लेंगे। तो आगे जब भी अपन कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, चार्ज टू मास रेशो कितना होगा, 1.76 इंटू 10⁸। समझ में आया। तो इसको आप रिवाइज करेंगे कि किस तरह से चार्ज टू मास रेशो जे थॉमसन ने निकाला। ये इसका डायग्राम है। अब अपन बात करते हैं इसके बेसिस पर अपन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि तो चार्ज टू मास रेशो हो गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, जो कि मिल्कन एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालेंगे ये देखते हैं अपन। देखिए चार्ज टू मास रेशो तो आपने ये निकाल लिया। अब यदि हमें क्या निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, E/e। देखिए E तो क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो ये अपन ने निकाला ही है। जो मिल्कन ने चार्ज फाइंड आउट किया था किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, वो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, मिल्कन एक्सपेरिमेंट, कि किस तरह से उसने चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन पर। वो चार्ज कितना था, 1.6
इंटू 10⁻⁻⁻19। चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज टू मास रेशो अपन ने निकाला ही है 1.76 इंटू 10⁸। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है कितना? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, क्योंकि अपन ने लिया है ना कूलाम पर ग्राम में, तो इसलिए मास किस में आएगा? ग्राम में आएगा। आप देखिए ये 1.6 है, ये 1.76 है, तो अगर आप इसको करेंगे और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? देखिए मैं इसके साथ बता देता हूँ आपको। ये कुछ आपके 0.911 इंटू 10⁻⁻27 आता है। और जब आप इसको इधर करेंगे पॉइंट के बाद, तो आपने क्या किया? इसको मैंने पहले बताया आपको, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्या हो गया आपके? 9.1, और ये ऊपर जाएगा तो 28। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा? आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इसको कम हो जाएंगे ना, यानी 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया? 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, ये ऊपर जाएगी आपकी पावर में हो जाएंगे आपके 10⁻³ ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31, और ग्राम में लेंगे तो -28। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने चार्ज टू मास रेशो पढ़ा इलेक्ट्रॉन का, और किस तरह से इससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यदि हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता हो, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता हो। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो किसने निकाला? मिल्कन ने। तो इसके लिए मिल्कन एक्सपेरिमेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसी एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।